ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है अर्थशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम मांग की लोच। ये कार्यक्रम BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित है। ये कार्यक्रम MA अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा। कार्यक्रम के वार्ताकार और विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर RM गोयल। कार्यक्रम का ध्वनियांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम मांग की लोच। नमस्कार। आज का ये विषय, इसका शीर्षक है मांग की लोच। यह विषय BA प्रथम वर्ष के अर्थशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है, जिस प्रश्न पत्र का शीर्षक है माइक्रो इकोनॉमिक्स अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके पहले कि हम मांग की लोच का विवेचन करें, लोच शब्द की जो अवधारणा है उसको हमें समझने में आसानी होगी। किसी भी चीज़ में लोच एक वह स्थिति है जिसमें किसी एक दिए हुए परिवर्तन के फलस्वरूप किसी दूसरी चीज़ में परिवर्तन हो, उसको हम लोच कहते हैं। जैसे आप गेंद को ले लें, रबर की गेंद होती है। जब हम उस गेंद को दीवार पर या ज़मीन पर मारते हैं, इसका अर्थ क्या है कि हम उस गेंद में ताकत लगाते हैं। उस ताकत को लगाने के परिणाम स्वरूप वह गेंद उछलती है। तो जिस तेज़ी से, जितनी ताकत से वो ताकत लगी और उसके फलस्वरूप जितनी तेज़ी से, जितनी दूर वो गेंद उछली, इससे हम अनुमान लगाते हैं कि गेंद की लोच कम है अथवा ज़्यादा है। यदि थोड़ी सी ताकत लगाकर गेंद मारने से वो दूर तक उछलती है, हम कहते हैं कि इस गेंद में अच्छी लोच है, ये गेंद अच्छी है। इसके विपरीत यदि वो धप्प करके बैठ जाती है या बहुत थोड़ा 2-4 इंच उछलकर फिर रह जाती है, तो हम कहते हैं कि इसमें लोच कम है। ठीक यही विचार, यही अवधारणा हम अर्थशास्त्र में मांग के संबंध में पाते हैं। आपने मांग का नियम पढ़ा है। मांग का नियम कहता है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो मूल्य के बढ़ने से मांग में कमी होती है और मूल्य कम होने से मांग बढ़ती है। तो ये जो एक घटना है, ये घटना या ये प्रवृत्ति, इसी को हम मांग का नियम कहते हैं। ये नियम मांग और मूल्य के बीच एक संबंध तो बताता है और ये कहता है कि मूल्य और मांग के बीच ये संबंध ऋणात्मक है, अर्थात विपरीतात्मक। मूल्य बढ़ता है तो मांग कम होती है, मूल्य घटता है तो मांग बढ़ती है, यानी उल्टी दिशा में। इसको हम ऋणात्मक संबंध कहते हैं, धनात्मक नहीं। साथ ही ये केवल गुणात्मक संबंध है। दिशा तो हमें बताता है, लेकिन ये नहीं बताता
कि ये जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ। मांग की लोच इस कमी को पूरा करती है। अर्थात मांग की लोच हमें ये बताने का प्रयास करती है कि किसी वस्तु के मूल्य में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कितना परिवर्तन हुआ, जिससे हम तुलनात्मक रूप से यह कह सकें कि अमुक वस्तु की मांग की लोच कितनी कम है अथवा कितनी अधिक है। तो अब हम परिभाषा पर आ जाएं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मूल्य परिवर्तन के कारण मांग में हुई परिवर्तन की दर ही मांग की लोच कहलाती। मैं फिर रिपीट कर दूं, मूल्य परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन की दर ही मांग की लोच कहलाती। अब सवाल ये है कि परिवर्तन जो है वो हम दो तरह से देखते हैं। एक देखते हैं निरपेक्ष परिवर्तन और एक देखते हैं आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन। यदि किसी चीज की कीमत 1 रुपया बढ़ गई और यदि उसे उस वस्तु की उस मूल्य वृद्धि से पहले 1000 इकाइयां बिकती थीं, मूल्य वृद्धि के बाद उसकी 900 इकाइयां अगर बिकने लगी तो हम कहेंगे कि मांग में 100 इकाइयों की गिरावट हुई। ये हम कहेंगे निरपेक्ष। दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं कि पहले 1000 थी, अब 100 कम हो गई यानी 900 हो गई, तो गिरावट कितनी हुई? 10%। तुलना करने की दृष्टि से निरपेक्ष परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन होता है। इसलिए हम जब भी मांग की लोच का अध्ययन करते हैं, उसका माप करते हैं, तो हम सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन वाली अवधारणा का उपयोग करते हैं, न कि निरपेक्ष का, जिससे हम ये जान सकें, ये तुलना कर सकें कि मांग की लोच किस वस्तु की कम है, किस वस्तु की ज़्यादा है और कितनी कम अथवा अधिक है। तो दो चीज़ें स्पष्ट हो गई। पहला, आमतौर पर विद्यार्थी इस बारे में कन्फ्यूज़न करते हैं कि अधिक मांग और कम मांग। ऐसा नहीं है। किसी वस्तु की मांग कम है या अधिक है, मात्र इतने से हम उसकी लोच का अंदाज़ा नहीं लगाते। अनाज की मांग कुल मिलाकर बहुत अधिक है, जन सामान्य के उपभोग की वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना उदर पोषण करने के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी मांग की लोच अधिक है। मांग की लोच हम तभी अधिक कहेंगे जबकि उस वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की तुलना में उसकी मांग में अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन हो। इसलिए ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि मांग की लोच दो चीज़ों के बीच का संबंध है, केवल एक के बारे में हम नहीं कह सकते। तो इसका जो उपयोग है मांग की लोच के अवधारणा का, आमतौर पर हम आगे अभी देखेंगे कि मांग की लोच वैसे कई प्रकार की होती है। मूल्य से भी हम उसको निकालते हैं, आय का प्रभाव भी उस पर पड़ता है, कुछ आड़ी लोच की अवधारणा भी है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आम तौर पर जब भी हम बिना किसी संदर्भ के या उल्लेख किए हुए बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि मांग की लोच मुख्य रूप से मूल्य और मांग के बीच संबंध बताती है। मूल्य घटा तो मांग में वृद्धि, मूल्य बढ़ा तो मांग में कमी। एक और तरीके से हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, भेद करते हैं। तकनीकी रूप से हम दो प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी में हम करते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, विस्तार और संकुचन, और दूसरा है इंक्रीज और डिक्रीज, वृद्धि और कमी। वैसे तो
आमतौर पर ये शब्द एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में आते हैं, लेकिन हम मांग की लोच के संदर्भ में खास तौर से जो पहले हमने शब्द बताए, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इन्हीं का उपयोग मांग की लोच के संदर्भ में करते हैं। जब कभी मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है, मांग बढ़ती है, तो उसको हम मांग का विस्तार कहते हैं या मांग में एक्सटेंशन हुआ ये कहते हैं। और जब मूल्य बढ़ने से मांग में कमी होती है, गिरावट होती है, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं या उसका संकुचन कहते हैं। और जब कभी मांग में परिवर्तन, घटना और बढ़ना दोनों बिना मूल्य में परिवर्तन हुए अन्य बहुत से कारणों से होती है, उसको हम वृद्धि और कमी या इंक्रीज और डिक्रीज कहते हैं। मांग के नियम में आपने पढ़ा होगा कि मांग में परिवर्तन, वृद्धि और कमी मूल्य के अलावा भी कई कारणों से होती है। मौसम बदल गया, अब सर्दी खत्म हो रही है, ऊनी कपड़ों की मांग एकदम घट जाएगी। अन्य कपड़े जो गर्मी के मौसम में पहने जाते हैं उनकी मांग बढ़ जाएगी। वर्तमान में शादी का मौसम चल रहा है, तो शादियों के कार्य में आने वाली जो भी वस्तुएं हैं, गहने हैं, महंगे कपड़े हैं, लहंगे हैं, फर्नीचर है और दूसरी चीज़ें हैं, उनकी मांग बढ़ी हुई है। और जब ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा, इन चीज़ों की मांग घट जाएगी। तो मूल्य में परिवर्तन न होते हुए भी जब मांग में कमी या अधिकता हो, इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज या कमी और वृद्धि कहते हैं। और मांग की लोच के संदर्भ में मूल्य से संबंधित जो परिवर्तन होता है उसको हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आप लोग अर्थशास्त्र में ग्राफों का उपयोग करते हैं। ग्राफ में अगर हम देखें तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एक ही कर्व पर, मांग के एक ही वक्र पर दिखाया जा सकता है, जबकि मांग में वृद्धि और कमी के लिए आपको अलग अलग मांग वक्र बनाने पड़ते हैं। ये आप लोग जो कर्वों का उपयोग करते हैं वे आसानी से जानते होंगे और समझते होंगे। अब इसके बाद में हम पुनः उस अवधारणा पर आए। मैंने कहा था कि मांग की लोच अर्थात मूल्य परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन का आनुपातिक माप या सापेक्षिक माप, इसको हम आमतौर पर कई तरीके से नापते हैं। एक तरीका है, पहली बात तो ये कि इसको हम नापते कैसे हैं। मूल्य परिवर्तन कारण है और उसका परिणाम क्या है, मांग में परिवर्तन। तो जो कारण है उसका भाग दिया जाता है और उसके फलस्वरूप जो परिणाम हुआ है उसमें जब हम भाग देते हैं तब हम जो भागफल आता है, उसका जो नतीजा आता है, उसको हम कहते हैं कि ये उन दोनों के बीच का संबंध है। अगर हम एक उदाहरण ले लें, आज किसी वस्तु की कीमत 5 रुपया है और उसकी मांग 100 इकाइयाँ है। मूल्य 5, मांग 100 इकाइयाँ। मूल्य में 1 रुपये की वृद्धि हो गई, 5 से 6 हो गया, और मांग 100 रुपये से कम होकर 80 हो गई। तो मांग में परिवर्तन आनुपातिक रूप से कितना हुआ, 100 माइनस 80 यानी 20। मूल्य में परिवर्तन 20 को हम कैसे कहेंगे, 20/100 माने आनुपातिक। 100 माइनस 80 यानी 20/100। ये जो 20 परिवर्तन हुआ वो कितने के ऊपर हुआ, 100 के ऊपर। पहले 100 मांग थी, अब 20 कम हो गई, तो कितना अनुपात हुआ, 20/100। 20/100 यानी 1/5। इसको हम 20% भी कहते हैं। इसी तरह से नीचे आइए, मूल्य 5 से बढ़कर 6 हो गया, तो इसमें अंतर कितना आया, 1 का। और ये 1 का अंतर कितने में से आया, 5 में, यानी 1/5। तो इसका भी परिवर्तन कितना हुआ,
1/5 या 20%। तो 1/5 भागित 1/5 या 20% बटे 20%, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? 1। यानी हम क्या कहेंगे कि मांग की लोच 1 है, इकाई है। जितना मूल्य में परिवर्तन हुआ आनुपातिक रूप से, सापेक्षिक रूप से, उतना ही परिवर्तन मांग में हुआ। इसको हम कहते हैं यूनिट इलास्टिसिटी। मांग की लोच बराबर इकाई, इकाई मीन्स 1। तो ये एक बहुत ही सामान्य सर्वमान्य तरीका है जिससे कि हम मांग की लोच का माप करते हैं। फिर से हम दोहरा दें, वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, उसमें भाग दीजिए वस्तु के मूल्य में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का। जो परिणाम आए वो परिणाम मांग की लोच कहलाएगा। अब इसी उदाहरण में अगर मान लीजिए मूल्य परिवर्तन इतना ही रहे, 5 से 6 हो जाए, लेकिन मांग में जो कमी है वो कमी 100 से घटकर 90 हो, 80 नहीं 90 हो, तो मांग में कमी कितनी हुई? 10। 10/100 यानी 1/10 या 10%। तो 10% में जब आप 20% का भाग देंगे तो परिणाम क्या आएगा? 0.5 यानी आधा। आप क्या कहेंगे कि मांग की लोच इकाई से कम है, 0.5 है। 0.5 हो, 0.6 हो, 0.4 हो, जो भी हो वो उतनी है। इसका उल्टा होगा, अगर मूल्य 20% बढ़ा और उसके परिणाम स्वरूप मांग में कमी बजाय 20 के 30% हो गई, 100 से घटकर 70 रह गई, तो हम क्या कहेंगे कि 30% मांग में कमी डिवाइडेड बाई 20% मूल्य में वृद्धि, परिणाम आएगा 1.5 यानी इकाई से अधिक। तो कहने का मतलब यह है कि मूल्य और मांग दोनों के सापेक्षिक परिवर्तनों का जो आपसी संबंध है, उस संबंध को हम मांग की लोच कहते हैं। तो मांग की लोच को नापने की इस प्रकार एक विधि तो ये हो गई कि हम प्रतिशत परिवर्तनों का अध्ययन करें, तुलना करें। दूसरा एक और तरीका है मांग की लोच के माप करने का, वो है कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आपने देखा कि जब मांग मूल्य में हुए परिवर्तन के बराबर ही बदलती है तो सामान्यतया उसका परिणाम क्या होगा कि लोग उस वस्तु को खरीदने पर जितना पहले व्यय करते थे उतना ही अब भी व्यय करते हैं। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जब कभी किसी वस्तु के मूल्य के घटने पर अथवा बढ़ने पर उस पर किए जाने वाले कुल खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होता तो मांग की लोच कहलाएगी इकाई या यूनिट। यानी मांग में उतना ही परिवर्तन होता है जितना कि सापेक्षिक रूप से मूल्य में परिवर्तन हुआ। फलस्वरूप जो इलास्टिसिटी पहले थी ना, 1/5/1/5 या 20%/20%, वही यहाँ भी होगी। तो जब कभी मूल्य परिवर्तन के फलस्वरूप चाहे घट जाए या बढ़ जाए, कुल व्यय उस वस्तु पर जो होगा वो समान रहे तो मांग की लोच इकाई कहलाएगी। अब इसके विपरीत जब मूल्य घटने से, आमतौर पर क्या होता है, मूल्य घटने से लोग अधिक मांग करते हैं और इतनी अधिक मांग करने लगे कि मूल्य कम हो गया है तो भी लोग पहले की तुलना में उस वस्तु पर कुल मिलाकर ज्यादा पैसा खर्च करने लगे हैं, तो हम कहेंगे कि मांग की लोच इकाई से अधिक है। तो जब मूल्य घटने से उस पर किए जाने वाला कुल व्यय बढ़े या इसके विपरीत मूल्य बढ़ने से उस पर किए जाने वाला कुल व्यय जब कम हो, तो इसका परिणाम क्या होगा कि मांग की लोच इकाई से अधिक है। माने मूल्य गिरने से लोग अब इतना अधिक उसे खरीदते हैं कि पहले की तुलना में अधिक कुल मात्रा उस चीज के खरीदने पर व्यय करते हैं। तो ये एक हो गया तरीका
कुल व्यय की तुलना करने से। तीसरा और चौथा आप लोग पढ़ते होंगे शायद किताबों में, एक बिंदु विधि है और एक चाप विधि है। इसका पहली बात तो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, ये ग्राफिकल मेथड है, केवल वक्रों की सहायता से ही आप इसको समझते हैं। दूसरा, एक चीज इसमें जरूरी है समझ लेना कि वस्तु की मांग की लोच उस वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर अलग अलग हो सकती है। एक कमीज शर्ट जो हम पहनते हैं उसके मूल्य से हम तुलना करें, एक शर्ट आज 200 रुपए की है, कल उस शर्ट का भाव, कंपटीशन है, बढ़ा, सप्लाई बढ़ गई, 150 रुपया हो गया। मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है 200 से 150 हो जाना, 175 हो जाना। हो सकता है कि 200 रुपया इतनी अधिक कीमत रही हो कि बहुत से लोग उसको नहीं खरीदते हों, लेकिन जब उसकी कीमत 150 हो गई, संभव है बहुत से लोग उस दायरे में आ जाएं जो कि उससे थोड़ा सा कम या उससे ज्यादा थोड़ा सा अधिक मूल्य में अपनी मांग कम और ज्यादा करते हों। परिणाम क्या होगा? हो सकता है कि जब 200 रुपये उसका मूल्य था तो उसकी मांग की लोच कम रही, और जब उसका मूल्य 150 हो गया तो उसी की मांग की लोच अधिक हो गई। तो ये जो बिंदुवार मेजर है, बहुत बारीकी से हम अध्ययन करते हैं, व्यापारी लोग इसका अध्ययन करते हैं, तो वो फिर पूरे कर्व की मांग की लोच इकट्ठी न करके वो बिंदु मेजर करते हैं। चाप में हम एक रेंज देखते हैं। चाप का अर्थ होता है कि वो जो पूरा मांग वक्र है उसका एक हिस्सा, उस हिस्से में मांग की लोच क्या है, तो उसको भी हम माप कर सकते हैं। तो ये मांग की लोच को नापने की कुछ विधियां हैं। अब मांग की लोच कई प्रकार की होती है, आमतौर पर हम 5 प्रकार की मांग की लोच कहते हैं। पूर्णतया लोचदार मांग और पूर्णतया बेलोचदार मांग, ये काल्पनिक हैं। पूर्णतया बेलोचदार मांग का मतलब कि मूल्य में अगर बिल्कुल जरा सा भी परिवर्तन हो तो मांग इन्फिनिट बढ़ जाती है। असलियत में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी जो ओलिगोपोलिस्टिक सिचुएशंस होती हैं या दुओपोली होती है, उसमें ऐसा देखने को मिल सकता है। इतना अधिक रेस्पॉन्स कि जरा सा मूल्य में गिरावट हुई और मांग में इन्फिनिट वृद्धि हो जाए। इसके विपरीत पूर्णतया बेलोचदार का मतलब है मूल्य चाहे कितना ही कम हो जाए, चाहे कितना ही बढ़ जाए, लोग अपनी मांग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मांग का जो वक्र है वो सीधी खड़ी रेखा रहेगा, लंबवत, जो नीचे हम डालते हैं वो लंबवत रहेगा। ऐसा भी सामान्यतया कम होता है। एक इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, लेकिन बाजार के लिए नहीं हो सकता। बहुमूल्य हीरा बहुत महंगा होता है, जो लोग उसको खरीदते हैं उनके ऊपर उसके मूल्य का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, सही है। लेकिन कुल मिलाकर बाजार में अगर उसका मूल्य कम होगा तो लोग कुछ ऐसे होंगे जो पहले नहीं खरीदते थे, अब उसको खरीदेंगे। इन दोनों स्थितियों के बीच, यानी पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार के बीच में 3 स्थितियां होती हैं, और ये तीनों स्थितियां मैं लगभग आपको बता चुका हूं। पहली स्थिति होती है केवल लोचदार। इसका अर्थ होता है इकाई लोचदार। जितना मूल्य में परिवर्तन, लगभग उतना ही मांग में परिवर्तन। इसका जो वक्र होगा वो सामान्य वक्र होगा, जो कि एक्स और वाई एक्सिस के लगभग समान स्लोप बताएगा। दूसरा, इकाई से कम लोच, और तीसरा, इकाई से अधिक लोच। इकाई से कम लोच वहाँ होती है जहाँ वस्तु का मूल्य ज़्यादा बढ़ता है सापेक्षिक रूप से, और उसका प्रभाव मांग पर सापेक्षिक रूप से कम पड़ता है। मूल्य 20% बढ़ा, मांग यदि केवल 10% कम हुई, तो हम कहेंगे कि मांग की लोच कम है। इसका उल्टा होता है, मांग की लोच कम है, उसका वक्र, उसकी दिशा कैसी होगी? ये वक्र ज़्यादा स्टीप होगा,
आपने देखा कि पूर्ण बेलोचदार वक्र कैसा होता है? सीधी खड़ी लंबवत रेखा। तो ये जो कम लोचदार या इकाई से कम लोच वाला जो वक्र होगा, ये उसके पैरेलल होने की प्रवृत्ति रखेगा, ज्यादा स्टीप, ऊपर से नीचे एकदम गिर जाएगा। इसके विपरीत जो अधिक लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार मांग वाला वक्र होगा, उसमें वो नीचे के एक्स एक्सिस के लगभग पैरेलल होगा। उसका अर्थ होगा कि मूल्य में बहुत कम परिवर्तन होने के फलस्वरूप भी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। तो ये 5 प्रकार होते हैं उसको समझने के, उसको देखने के। अब जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मांग केवल मूल्य से संबंधित नहीं होती, ये 2-3 और चीज़ों से संबंधित होती है। उसमें से 2 चीज़ें हम प्रमुख रूप से आज देखेंगे, एक आय लोच और एक आड़ी लोच। जिस प्रकार मूल्य बदलने से मांग में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार व्यक्ति की आय में परिवर्तन होने से भी मांग में परिवर्तन होता है। यदि किसी व्यक्ति की आय में इजाफा हो गया, आय बढ़ गई, तो वो बहुत सी चीज़ें जो पहले वो नहीं खरीद सकता था या बहुत कम मात्रा में खरीद सकता था, अब अधिक मात्रा में खरीद सकता है। तो इन चीज़ों की मांग इसलिए नहीं बढ़ी कि इनका मूल्य कम हुआ, बल्कि इसलिए बढ़ी कि व्यक्ति की, उपभोक्ता की जो आय है उसमें परिवर्तन हुआ, उसमें वृद्धि हुई। तो आय में हुए सापेक्षिक परिवर्तन के फलस्वरूप विशिष्ट वस्तुओं की मांग में हुए सापेक्षिक परिवर्तन को हम आय लोच कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा आड़ी लोच, वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक में जिनको हम रिलेटेड गुड्स कहते हैं, या एक दूसरे से संबंधित वस्तुएं। इनमें कुछ वस्तुएं तो होती हैं जो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट्स या प्रतिस्थापन होती हैं। चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स में आप किसी एक ब्रांड का लें, दूसरे का लें, इस प्रकार की चीज़ें। तो जब एक प्रतिस्थापन वस्तु का मूल्य बदलता है, मान लीजिए कॉफ़ी बहुत महंगी हो गई, तो कॉफ़ी के उपभोक्ता कॉफ़ी छोड़कर चाय को लेने लग सकते हैं। कॉफ़ी की मांग तो घटेगी, वो अलग बात है, लेकिन कॉफ़ी के मूल्य बढ़ने से चाय की मांग बढ़ सकती है। यानी प्रतिस्थापन वस्तुओं में जो मांग की लोच का संबंध है, आमतौर पर समदिशाई होगा। आमतौर पर मांग की लोच कैसी होती है? नेगेटिव रिलेशन मैंने बताया। लेकिन सब्स्टिट्यूट वाले गुड्स में ये कैसा होगा? समदिशा में। प्रतिस्थापन वस्तु का मूल्य बढ़ा तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी मांग भी बढ़ेगी, और इसका उल्टा अगर मूल्य में कमी हुई। दूसरे प्रकार की वस्तु होती है जो एक दूसरे की पूरक होती है। गाड़ी और पेट्रोल, इसको हम दूसरी तरह से देखते हैं। यदि बाइक बहुत महंगी हो गई तो बाइक महंगी होगी, लोग ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, इसलिए वो बाइक कम खरीदेंगे। बाइक कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की मांग में गिरावट आएगी। यानी मूल्य बढ़ा बाइक का, मांग कम हुई पेट्रोल की। मूल्य घटा बाइक का, मांग बढ़ी पेट्रोल की, क्योंकि लोग ज़्यादा बाइक खरीदेंगे। तो इस तरह से इसको हम आड़ी लोच कहते हैं। मोटे तौर पर एक वस्तु में हुए मूल्य परिवर्तन का प्रभाव दूसरी संबद्ध वस्तु की मांग पर जो पड़ता है उसको हम आड़ी लोच कहते हैं। अब अंत में 2-3 चीज़ें और, कि ये जो मांग की लोच है इसको कई चीज़ें प्रभावित करती हैं। जैसे आमतौर पर हम कहते हैं कि जो आवश्यकताएं होती हैं, अनाज, नमक और बहुत सी चीज़ें, मिनिमम कपड़ा, इनकी लोच कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि ये हमें जीवित रहने के लिए कंज्यूम करना, खरीदना, उपभोग करना आवश्यक है। मूल्य थोड़ा अधिक हो अथवा कम हो, हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती ही है। इसलिए सब प्रकार की, चाहे वो आवश्यकताएं शारीरिक हों
या सामाजिक हों, इनकी मांग की लोच अपेक्षाकृत कम होती है। आरामदायक और विलासिता की आवश्यकताएं कैसी होती हैं? जिनका उपभोग हम पोस्टपोन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बढ़िया सोफ़ा, बढ़िया कार, नए मॉडल की कार अभी खरीदें। अगर ये महंगी हैं हम अभी नहीं खरीदेंगे, सस्ती हैं हम अभी खरीद लेंगे। तो आवश्यक वस्तुओं का मांग की लोच कम, आरामदायक और विलासिता वाली वस्तुओं की मांग की लोच अधिक होती है। दूसरा, हमारी आदतें और फैशन, जिन चीज़ों के हम आदी हो जाते हैं या हमारे फैशन में आ गई, मूल्य चाहे कितना ही हो हम उनको खरीदते हैं। शराब जो पीते हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिसको शराब पीने की आदत है और पर्टिकुलर ब्रांड की पीने की आदत है, उसका मूल्य जितना ही बढ़ जाए वो चोरी करके लाएगा, कुछ भी करेगा, उसको खरीदेगा। तो आदत और फैशन जिस व्यक्ति को पकड़ लेती है, उन वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? कम, क्योंकि मूल्य परिवर्तन का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। इसी प्रकार वस्तु पर होने वाला कुल व्यय कितना है, ये भी महत्वपूर्ण है। जिस वस्तु पर, अब जैसे नमक है, पोस्ट कार्ड है, ये कैसी चीजें हैं, इन पर आप अपनी कुल आय का बहुत ही मामूली खर्चा करते हैं। 0.1%, 0.0%। इनका मूल्य कितना भी बढ़ जाए तो भी आपकी कुल आय पर कोई परिवर्तन नहीं होता। हमें याद है कि नमक पहले, जो खड़ा नमक जिसको कहते हैं, वो मिलता था, और वो कितना मिलता था? 6 पैसे, 10 पैसे, 8 पैसे का 1 किलो। आज हम 8 रुपए का 1 किलो नमक खरीदते हैं और उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। तो जो चीज़ें हमारी आय का बहुत कम हिस्सा लेती हैं उनकी मांग की लोच कम होती है, और जो चीज़ें हमारी आय का अधिक भाग एब्जॉर्व करती हैं उनकी मांग की लोच अपेक्षाकृत अधिक होती है। समय का प्रभाव भी इसमें पड़ता है। अल्पकाल में मांग की लोच कम होती, दीर्घकाल में मांग की लोच अधिक हो सकती, क्योंकि अल्पकाल में आप अपनी आवश्यकताओं को, आप अपने उपभोग पैटर्न को एकदम से बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। दीर्घकाल में आप उसको प्लान कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से मांग की लोच कम अथवा अधिक होती है। कुल मिलाकर हम वस्तुओं को ऐसे वर्गीकृत नहीं कर सकते कि ये एक वस्तु है इसकी मांग की लोच कम होगी, ये वस्तु है इसकी मांग की लोच अधिक होगी। ये निर्भर करेगा व्यक्तियों के ऊपर, समाज के ऊपर, समय के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर। तो कुल मिलाकर मांग की लोच में हम मांग, मूल्य, आय और स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य और मांग परिवर्तन के संबंधों का अध्ययन करते हैं। वो संबंध सापेक्षिक या आनुपातिक होते हैं, न कि निरपेक्ष होते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम मांग की लोच। विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर R.M. गोयल। उद्घोषक थे रवि भदौरिया। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया। Mm-hmm.